नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम शो। भारतीय जनता पार्टी पर बार बार आरोप लगता है कि यह पार्टी देश के लोगों को बांट रही है, लेकिन आज तय करना होगा कि भारत के भीतर बंटवारे की लकीर आखिरकार कौन खींच रहा है, क्योंकि अपने ही देश में गैर कश्मीरियों को जम्मू कश्मीर में वोटिंग का अधिकार क्या मिला। परिवार लिमिटेड पार्टियां तिलमिला गईं, सुगबुगा गई। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मोदी सरकार ने बाहर वालों के लिए जम्मू कश्मीर का दरवाजा खोला है तो यहां क्राइम बढ़ गया है। कांग्रेस कह रही है कि क्या बाहर वाले तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर का विधायक और नेता अब कौन होगा। आखिर ये बाहर वाले हैं कौन, आज इसका विश्लेषण मैं बताऊंगा आपको। आज कांग्रेस को जवाब देना होगा कि आखिर किसने कांग्रेस को यह हक दिया कि वो अपने ही देश के बाशिंदों को, नागरिकों को, लोगों को बाहरी कहकर बुलाए। क्या कांग्रेस बंटवारे की लकीर खींचना चाहती है? इस हिसाब से तो बिहार, यूपी के लोगों को दिल्ली में वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के लोगों का महाराष्ट्र में वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। बंगाल के लोगों को असम में वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या सियासत के लिए संविधान के नियमों को ताक पे रख दिया जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कश्मीर में नए वोटर, परिवार लिमिटेड वालों को डर। मेरा एक ही सवाल है कि कश्मीर सबका है, कश्मीरी सबके हैं, जम्मू वाले सबके हैं, तो उस राज्य के अंदर बाहर के लोगों को वोटिंग का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? इस देश में बंटवारे की लकीर आखिर कौन खोल रहा है? आज आर पार में सबसे बड़ा खुलासा मैं लाइव करूंगा और आप इसके गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे। ये उस आदेश की कॉपी है जिसे देखकर जम्मू कश्मीर के परिवार लिमिटेड पार्टी वाले तिलमिला गए। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा कि जम्मू में 1 साल से ज्यादा वक्त से रह रहे लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा। जिले के सभी तहसीलदारों को लिस्ट वेरीफाई करने का काम सौंपा गया है। वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियाँ हैं, उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। ऑलरेडी जम्मू में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है जब से ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया है। बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अगर उन्होंने बीजेपी के जो नाजायज इरादे हैं उनको नाकाम करना है। इससे बेटर है कि भाई असेंबली के अंदर आप अपने लोगों की नॉमिनेशन कर दीजिए, जरूरत ही नहीं है इलेक्शन की। ये इलेक्शन का जो एक जबरदस्त फ्रॉड किस्म का हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर में रह रहा है, अपने मूल निवास स्थान से अपना वोट कटवाने के बाद जम्मू कश्मीर में अगर अपना वोट अपनी मतदाता सूचियों में रहने वाले स्थान पर जोड़ना चाहे तो वो जोड़ सकता है। ये अनुमति हमारे देश का संविधान हमें देता है। कांग्रेस छोड़कर हाल ही में नई पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद भी इस फैसले के खिलाफ है। यहाँ की एक अहमियत हमेशा रही है कि सिर्फ लोकल वोट देने चाहिए और लोकल वोटर्स को ही, वो चाहे वो कश्मीर में है या जम्मू में है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। गैर कश्मीरियों को जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट से कांग्रेस भी बेचैन है। मंशा और नीयत साफ है कि आउटसाइड वोटर्स जो यहाँ पे घूमने भी आता है वो भी एक मान लिया गया। और अब जम्मू के एमएलए कौन होगा उसका फैसला बाहर का वोटर करेगा। यानी कांग्रेस को अपने ही देश के गैर कश्मीरी वोटर बाहरी लगते हैं। इस हिसाब से तो किसी भी राज्य में दूसरे राज्य के वोटर्स को मतदान का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। क्या कांग्रेस यही चाहती है? आज इन तमाम सवालों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कश्मीर में नए वोटर, परिवार लिमिटेड को डर। कांग्रेस छोड़कर हाल ही में नई पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद भी इस फैसले के खिलाफ है। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको बताता हूं कि ये बाहर वाले आखिरकार है कौन जिस पर चोट करी जा रही है। आखिरकार ये कश्मीर में नई वोट क्रांति का विश्लेषण क्या है? इसका पहला तथ्य है जम्मू कश्मीर की सत्ता में नागरिकों की एक जैसी भागीदारी होगी। ये जो सामान्य देश में होता है वो जम्मू कश्मीर में होगा। दूसरा तथ्य है जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय वोटर्स की संख्या
25 लाख है। ये सबसे बड़ा डर है और ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। डर इस बात का है कि ये 25 लाख वोटर अगर ऐड होंगे तो कहानी बिगड़ जाएगी, ऐसा डर लग रहा है परिवारवादी पार्टियों को। चौथा तथ्य, गैर स्थानीय लोगों को भी जम्मू कश्मीर की विकास में बड़ी भूमिका है। आप ये देखिए कि देश कमाता है और देश के से पैसा महाराष्ट्र में भी जाता है, जम्मू कश्मीर में भी जाता है। दिल्ली के व्यक्ति को महाराष्ट्र में हक है वोट डालने का, जम्मू कश्मीर के व्यक्ति को महाराष्ट्र में हक है, दिल्ली में हक है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, सब जगह हक है। तो बंगाल, यूपी, बिहार के व्यक्ति को क्यों नहीं हक होगा जम्मू कश्मीर में रहने वोट डालने का, अगर वो वहां पर रह रहा है तो? क्या वहां के लिए वीजा चाहिए? क्या वहां के लिए एक नया पासपोर्ट चाहिए? वहां पे वोटिंग अधिकार नहीं मिलेगा? बाहर वाले हैं कौन? इस देश में लकीरें कौन खींच रहा है? बंटवारा कौन कर रहा है? आज इसका खुलासा करूंगा मैं। पांचवा तथ्य, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी दूसरे राज्यों में वोटिंग का हक है। बड़ा सवाल, क्या परिवार लिमिटेड वाले जम्मू कश्मीर में बंटवारे की लकीर खींच रहे हैं? आज इसी बड़े सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रिजवान अहमद है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं। नीलोफर मसूद है, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के। रविंद्र शर्मा है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, उनका अभिनंदन है। माजिद हैदरी पत्रकार है और चिंतक है कश्मीर मामलों के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन मैं इस चर्चा की शुरुआत माजिद हैदरी आपसे करता हूं। ये बाहर वाले हैं कौन आखिरकार जम्मू कश्मीर में, जिस पर इतनी तिलमिलाहट हो रही है? 40 सेकंड। जी अमीश भाई, बिल्कुल सही बात है। ये बाहर वाले हैं कौन? गरबा के पंडाल में एक मुसलमान नहीं जा पाता, लेकिन कश्मीर जो है वो सब हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, बिहारी, बंगाली सबों का है। तो सबसे पहले यह बात है कि जो हिंदुत्व का षड्यंत्र है ये इतना खतरनाक है कि जिसमें मेरे डोगरा भाइयों को बख्शा नहीं जा रहा। डोगरा भाइयों के वोट से भाजपा को इतना डर लगता है कि भाजपा बाहर से बेघर लोगों को वोट डालने के लिए जम्मू में लाएगी, ताकि जम्मू में डोगरा भाई मेरे के बदले, डोगरा स्वाभिमान के बदले आपके 40 सेकंड समाप्त होते हैं। अब मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं। मेरा सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं ये बाहर वाले लोग हैं। आपको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के बाहर रहता है वो बाहर वाले लोग हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरे देश में वोट डालने का अधिकार है या नहीं, इसका जवाब दीजिएगा 5 सेकंड के अंदर, हां या ना। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जब गरबा के पंडाल में गरबा के पंडाल पर चर्चा नहीं है, जिसमें कोई बाहर वाला कैसे वोट देगा? फिर आप ये हिंदू मुसलमान के बीच में चर्चा नहीं है, जम्मू कश्मीर मुसलमान का नहीं है और वह हिंदू वर्जित है। ये लाइन लेना बड़ा गलत है, बेहद आपत्तिजनक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब मिल सकता है इसका। अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं तो मैं दे दूंगा अगले 20 सेकंड के अंदर। सर मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है। माजिद जी मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, पूरी माजरत के साथ। डोगरा स्वाभिमान के लिए अपने डोगरा हिंदू भाइयों के लिए मातम मना रहा हूं। एक सेकंड। षड्यंत्र कितना खतरनाक है। मेरे डोगरा भाई लुट गए। ड्रामा नहीं, इट इज अ सीरियस पॉलिटिकल डिबेट। आई एम अगेंस्ट सेइंग, अरे मेरे डोगरा भाई आज मर रहे हैं। एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट माजिद। मेरे डोगरा भाई, मेरे ऑडियो डाउन करिए माजिद जी का। माजिद जी सुनना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा, पॉइंट को सुनिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में वोट डालने का अधिकार है या नहीं? हां या ना में जवाब दे दीजिए। क्या दिक्कत है इसके अंदर? भाइयों के बदले कोई घुसपैठिया वोट नहीं डाल सकता। हम किसी घुसपैठिए का हक, हमारे डोगरा भाइयों का हक, महाराष्ट्र के लोग, आई ऑब्जेक्टेड। व्यूअर्स, आपने सुना क्या बोला गया कि जो महाराष्ट्र का व्यक्ति है, जो दिल्ली का व्यक्ति है, जो उत्तर प्रदेश का बाशिंदा है, जो बिहार का बाशिंदा है, वो घुसपैठिया है, वो घुसपैठिया है, वो घुसपैठिया है। मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, लकीरें कौन खींच रहा है इस देश के? अब आपने, यू मेड योर पॉइंट, यू स्पोक फॉर 2 मिनट्स। माय हम्बल सबमिशन, मिस्टर हैदरी, हियर मी आउट नाउ। गौरव भाटिया, लकीरें कौन खींच रहा है? आरोप तो लगता है कि बीजेपी बंटवारा कर रही है, लेकिन ये बंटवारा कर कौन रहा है और किस नाम पे कर रहा है? अभी जी, सबसे पहले आपने देखा किस तरह से जो हमारा राष्ट्रीयता का एक रिश्ता है वो कमजोर पड़ जाता है। भारतीय अपने ही देश में इन जैसों के लिए घुसपैठिए हो गए, लेकिन रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं वो धर्म के धागे से ये बंधे रहते हैं। और मैं एक ही बात कहूंगा, शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर,
यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। ये जो आंखें हैं ना माजिद हैदरी की, इसको गौर से देखिए। आंसू टपक नहीं रहे, लेकिन अंदर ये खून के आंसू रो रहे हैं। और क्यों रो रहे हैं मैं बताता हूं। वाल्मीकि समाज भारतीय है, कश्मीर में रह रहा था। अनुच्छेद 370 तब तक हटाया नहीं गया, उनके साथ भेदभाव हुआ, उनके मूल अधिकारों का हनन हुआ जी। 15 साल से लोग कश्मीर में हैं, जम्मू में हैं, उनको वोट डालने का हक नहीं था विधानसभा चुनाव में। आज जब ये गलती, ऐतिहासिक गलती जो कांग्रेस पार्टी ने करी, पीडीपी ने करी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करी, उसका सुधार हो रहा है, तो इनके मन में मिर्ची लग रही है। और कैसे ये देश बदला है मैं बताता हूं। आप देखिए अमित शाह जी 35 साल बाद कोई गृह मंत्री पॉइंट है, गौरव भाटिया जाता है। आप समझा नहीं पा रहे या आपको समझाना आता नहीं है? दिक्कत क्या है? शासन में तो आप है। नहीं, किसको? जो लोग बुरहान वानी को अपना हीरो मानते हैं उनको कांग्रेस को क्यों नहीं समझा पा रहे? कांग्रेस जो तो लोग कांग्रेस पाकिस्तान से, चलिए माजिद हैदरी को छोड़िए, आप कांग्रेस को क्यों नहीं समझा पा रहे? देखिए अमीर जी, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अनुच्छेद 370 के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया घिसते घिसते घिस जाएगा, और घिसा नहीं पाए। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी सुनिश्चित करते हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि हटाया जाए। इनको समझाने के लिए कुछ वजह ही नहीं है। इनकी सोच तो कब से खराब हो रखी है। हम जम्मू कश्मीर की जनता के विकास के लिए लड़ रहे हैं, और हम दिखा रहे हैं किस तरह से कश्मीर में विकास की धारा बह रही है, कैसे बदलाव आया है। माजिद हैदरी, ये बदलाव के लिए है। 40 सेकंड माजिद हैदरी। गौरव भाई, क्या भाजपा इतना जम्मू कश्मीर की जनता से डरती है कि वो अपने वोटर लेके बाहर से आएगी? क्या उसे जम्मू के डोगरा भाइयों पर, हिंदू भाइयों पर भी यकीन नहीं कि भाजपा के लिए आज जम्मू का डोगरा हिंदू भाई वोट देगा? कि आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे, आप इंपोर्ट करेंगे घुसपैठियों को और आप वोट डलवाएंगे? अरे इतना कमजोर हो गई आज भाजपा। आप जरा देश को बताइए, इतनी कमजोर हो गई आपकी पार्टी। भारत में बाहर का कौन है? मेरा सवाल तो सुनिए। भारत में बाहर का है कौन? बात है गौरव भाटिया की, जो कानून देश भर में लगता है वो जम्मू कश्मीर में लगेगा। ये समझाइए। अरे आपको डोगरा भाइयों का हक खाएगा वो बाहर का है, वो घुसपैठिया है, वो बहरौटिया है। अरे डोगरा भाइयों के लिए मातम आप ना मनाइए। आप तो खुद मरे हुए हैं, विचारधारा से मरे हुए हैं। आप क्या मातम मनाएंगे? आप बुरहान वानी का मातम मनाया करिए। मनाएगी मेरे डोगरा भाइयों का। आप बोल दीजिए। चलिए एक सवाल है मेरा, एक सवाल का उत्तर देंगे माजिद। आप ये सुन लीजिए माजिद, एक सवाल का उत्तर देंगे। बताइए, सुनिए, चिल्लाइए मत। पहले एक बात बताइए, एक सवाल का उत्तर देंगे, एक सवाल का केवल बताइए। तैयार है? चुनौती है। तैयार है? आवाज आ रही है? देखिए हमको यहाँ ना, देखिए हम कोई क्विज खेलने नहीं आए। यहाँ पे मंच पे सीरियस विषय चल रहा है। डोगरा भाइयों के अधिकार लिए जा रहे हैं। आप यहाँ मेरे साथ मजाक आप कर रहे हैं। देखिए मजाक आप कर रहे हैं डोगरा। देखिए मजाक आप कर रहे हैं, सीरियस बात हो रही है। एक सेकंड लेट गौरव भाटिया ने एक बड़ा वैलिड सवाल खड़ा कराया, और ये आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो गौरव भाटिया ने बोला है। और मैं कहना चाहता हूं ये बाहर का है कौन आखिरकार। मैं रुक करना चाहता हूं रविंद्र शर्मा का और रिजवान अहमद का। रविंद्र शर्मा जी, आप बड़े वरिष्ठ नेता है, आपकी बाइट मैंने सुनी। आपने कहा अब जम्मू का एमएलए कौन होगा उसका फैसला बाहरी वोटर करेगा। ये कौन है बाहरी वोटर? हु इज द बाहरी वोटर? देखिए, हिमाचल का फैसला अगर जम्मू के 25 लाख वोटर करें तो वो देश हित में है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाजपा को बहुत बड़ा मैंडेट जम्मू ने दिया। मैं जम्मू की बात पहले करूंगा। कश्मीर के अंदर जो मजदूर गए थे, जो कश्मीरी पंडित बसे थे पिछले 10 साल में, जो जम्मू के मुलाजिम गए थे 136 दिन से वो जम्मू में धरने पे हैं, वहां उनको तो बचा नहीं सकते। जम्मू विल बी द वर्स्ट सफरर। रविंद्र शर्मा जी, आई एग्री विद योर ईच ऑफ द पॉइंट्स, बट माय क्वेश्चन सर टू यू इज, सर मेरा सवाल आपसे बेहद महत्वपूर्ण है। जो आप ही ने बात बोली, आपने बोला जम्मू का एमएलए कौन होगा उसका फैसला बाहरी वोटर करेगा। मेरा सवाल यह है कि वो बाहरी वोटर कौन है? बिल्कुल आप ही को समय दे रहा हूं मैं। बाहरी वोटर कौन है? देखिए बताइए। मेरे जवाब को सुन लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं जम्मू में रहता हूं, रजौरी डिस्ट्रिक्ट वाला भारी वोटर है, जरूरी नहीं है
बाहरी वोटर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर का जो है अगर आप करेंगे वो मैं समझता हूं लगना है, क्योंकि कानून में ऑर्डिनरी रेजिडेंट, गौरव भाटिया जी वकील है, मैं थोड़ा सा कानून में भी जानता हूं, लेकिन उसकी स्पिरिट ये नहीं है कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट की डेफिनेशन में वो तमाम लोग जो यहाँ पे जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं, जो यहाँ डॉक्यूमेंट नहीं है, जो वहां पर पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है तो उसको वोटिंग राइट मिलता है कि नहीं मिलता? कोई रिप्रेजेंटेशन किसी कानून में कोई ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन इंटेंशन है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब सिर्फ शर्मा जी, रेजिडेंस है। शर्मा जी, वहां से लाखों कश्मीरी हिंदू पंडित भाई भगा दिए गए, उनको भी अभी भी कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी सरकार को चुन ले वापस जाकर। चलिए उनको नहीं है, अब जो वहां पर पिछले 2 साल से रह रहे हैं उनको भी नहीं देना चाहिए। यानी ये मैच, इस मैच के नियम भी मैं तय करूंगा, इस मैच के खिलाड़ी भी मैं तय करूंगा, इस मैच में विपक्षी टीम कौन सी होगी वो भी मैं तय करूंगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? और आपने कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, आप कह रहे हैं कि बाहरी कौन है? जवाब तो सुन लीजिए, जवाब देने दीजिए कि आपके सवालों के बौछार इतने हैं कि मैं सोचता हूं मैं चुप करके बैठूं आपके सवाल सुनता रहूं। माफ करिए, मुझे मेरा जवाब सुन लीजिए। आपका जवाब सुन रहा हूं मैं। हकदार वोटर है उसको कौन होता है हकदार वोटर? कौन रोकता है? कौन है हकदार वोटर? इसका निर्णय कौन लेगा? इलेक्शन कमिशन नहीं लेगा तो कौन लेगा? हकदार वोटर कौन है? क्या पॉलिटिकल पार्टियां निर्णय लेंगी? हकदार वोटर कौन है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहेगा, उसके पास कौन सा आंकड़ा वो कहे कि 25 लाख वोटर जो है वो हम ला रहे हैं बाहरी वोटर। और कैसे बाहरी हो गए वो लोग कश्मीर में काम कर रहे हैं, जम्मू में काम कर रहे हैं, वो बाहरी कैसे हो गए? जम्मू कश्मीर मैं कहता हूं जो बाहरी, जो हकदार नहीं है। रिजवान अहमद, आप किसी को भी कल किसी को नहीं उठा रहे, कोई पाकिस्तान से नहीं लेके आ रहे, कोई बांग्लादेश से नहीं लेके आ रहे, भारत का नागरिक ही है वो। चाहिए पंजाब का बनाना चाहिए, हिमाचल का बनाना चाहिए। रिजवान अहमद, हमारा सवाल है, जम्मू वाला आज ये पूछता है। रिजवान अहमद, बंटवारा बीजेपी करती है, बंटवारा हिंदू मुसलमान से होता है, बंटवारा फलाने से होता है। अब तो वोटर भी बांटे जा रहे हैं जी। अब कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर का वोटर नहीं आ सकता, और जम्मू कश्मीर का वोटर जो है, जो अधिकार है उसका, वो पूरे देश में कहीं भी वोट डाल सकता है अगर वो वहां पर रहता है, वहां पर काम करता है। ये तो बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी है डिवाइड की कंट्री के अंदर। एक जी जी जी, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हमारे भाई ने बोला कि गरबा में, बोल लूं भैया? रविंद्र शर्मा शांत। अभी हमारे भाई ने बोला कि गरबा में एक विशेष वर्ग नहीं आ सकता, और वहां जम्मू एंड कश्मीर में बाहर के लोगों को ले जाके आप वोट पड़वा रहे हैं। बड़ा अजीब सा आर्गुमेंट है। गरबा सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है, चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। गरबा मान्यताओं, आस्था से गवर्न होता है, चुनाव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से गवर्न होता है। खुदा के वास्ते जब नेशनल टीवी पर आते हो थोड़े अच्छे आर्गुमेंट दे दिया करो भाई। पहली बात, अगर आपको इस फैसले से शिकायत है, अगर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का कोई वायलेशन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आपके लिए खुला है। आप लोग को सुप्रीम कोर्ट खेलने का तो विशेष शौक है। दूसरी बात, अमीश भाई जब 370 हटा था तो लोग बड़ी खुशी बना रहे थे, मैं नहीं बना रहा था, क्योंकि 370 हटना समस्याओं का अंत नहीं था, समस्याओं के अंत की शुरुआत थी कि वो कैसे धरातल पर एग्जीक्यूट होगा। तो ये लोग क्या समझ रहे थे, बस कागज पे 370 हट गया, बाकी जम्मू एंड कश्मीर वैसे ही चलता रहेगा जैसा 70 साल से चल रहा था, बस वो एक फॉर्मेलिटी थी जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करनी थी। नहीं, 370 का हटने का मतलब था पूरा निजाम, पूरा तरीका, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा गवर्नेंस, पूरा नजरिया जम्मू एंड कश्मीर का बदला जाएगा और भारत के साथ उसका एकीकरण होगा, संपूर्ण एकीकरण। तो इन लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए था कि आने वाले वक्त में बहुत से ऐसे फैसले आने जा रहे हैं जो इनको चुभेंगे। और आखिरी बात, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये बाहर के वोटर्स को अलाउ करना, ये
जम्मू एंड कश्मीर के ताबूत में आखिरी कील है डेमोक्रेसी की। मेरा मानना बिल्कुल उल्टा है अमीश भाई। बाहर के वोटर्स को अलाउ करना एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये ताबूत में आखिरी कील नहीं है। ये उस ताबूत में जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की जमहूरियत और लोकतांत्रिक व्यवस्था को दफन कर रखा था, उस ताबूत में से सरकार ये आखिरी कील गाड़ नहीं रही है, आखिरी कील उसमें से निकाल रही है ताकि ताबूत के ऊपर जो पटरा है उसको हटाया जाए। तो तकलीफ शर्मा जी को क्यों हो रही है? अंदर 70 साल से सड़ रहा था, तो शर्मा जी क्यों परेशान हो रहे हैं इससे? रविंद्र शर्मा, कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है? कांग्रेस इसलिए परेशान हो रही है, बता दूं बड़ी प्यारी बात, पर खत्म करूंगा। जी 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 सुनिए, एक मिनट, मुझसे पूछा, एक मिनट अमीश भाई। शर्मा जी आप ही की बात आ रहा हूं, उसके बाद ऑडियो डाउन करिए शर्मा जी का। 10 सेकंड रिजवान अहमद। क्या खूबसूरत बात पूछ ली आपने कि कांग्रेस को क्या परेशानी है। यहां जितने लोग बैठे हैं सबको पता होगा, और आपके श्रोताओं के लिए बता रहा हूं, 1963 में, ये वो कांग्रेस है, वो 1963 में साहब हजरत बल से हजूर का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहब बाल खो जाता है, बाल। तो नेहरू जी अपने ओएसडी से बोलते हैं कि तुम जम्मू कश्मीर जाओ और वो बाल को ढूंढो, जो तुम आर्मी लगाओ, क्योंकि अगर वो बाल नहीं मिला, तो जम्मू एंड कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। और 3 दिन के अंदर वो बाल मिल जाता है। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी से जो ये बोल रही हो कि हजूर का अगर बाल नहीं मिला तो जम्मू एंड कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, ऐसी कांग्रेस पार्टी से आप क्या उम्मीद करते हैं? ठीक है, आप रविंद्र शर्मा जी। आज आपने करियाना स्टोर और प्रोविजन स्टोर पे भी फैसला किया कि बीयर और वाइन मिलेगी। ये जम्मू टेम्पल सिटी है, ये माता वैष्णो देवी का दरबार है, यहाँ 1 करोड़ यात्री आता है, वो शराब पीने के लिए आता है। 70 साल में 225 दुकानें खुली थी शराब की, और भाजपा के 2 साल में 51 दुकानें वन गो में खोली गई। और आज कल से ऑर्डर किया गया कि तमाम डिपार्टमेंटल स्टोर पे बियर और शराब मिलेगी। क्या ये है जम्मू कश्मीर में? अच्छा ठीक है, ये आपका एक वक्तव्य है, लेकिन वो टॉपिक का हिस्सा नहीं है। लेकिन आपने बोला गौरव भाटिया इस पर जवाब दे देंगे। वक्तव्य नहीं है, ये भाजपा का नया जम्मू कश्मीर है। निलोफर जी भी इंतजार कर रही है। रविंद्र शर्मा जी, आपको 3 बारी बोलने का मौका मिला, आपने अपनी बात को रखा। ऑडियो डाउन करिए निलोफर जी एंड देन गौरव भाटिया। निलोफर, समस्या क्या है? क्या परिवारवादी तंत्र समस्या है? उनकी प्राइवेट लिमिटेड दुकानें बंद हो रही हैं, शटर डाउन हो रही है, दैट इज द प्रॉब्लम? ये बाहर वाले कौन है? देखिए, बाहर वाले अंदर वाले, सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर ये कहते हैं कि बीजेपी जो है ये हर देश के वासी का सोच रही है, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, इससे पहले भी काफी और रियासतों में इलेक्शन हो गए, तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी। पहले ही जहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा हो, एक फिगर दिया हो कि आपके 25 लाख या उससे ज्यादा लोग जो है रजिस्टर्ड हो सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा 5 अगस्त 2019 जो पहले हुआ, उस वक्त अभी यहाँ पर मेरे भाई को यहाँ पर कह रहे थे कि हम डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन करते हैं। जो 5 अगस्त 2019 को हुआ दैट वाज अनडेमोक्रेटिक, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपने डिलिमिटेशन कराई। डिलिमिटेशन जो आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए कराई, उसमें आपने पहले ही मेंशन किया कि 7 सीटें आपकी बढ़ेगी, और वही 7 सीटें डिलिमिटेशन कमीशन बनता है और वो 7 सीटें चलाते हैं, जिसमें 6 सीटें आप जम्मू को दे देते हैं। वो भी यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन उस डिलिमिटेशन में आपने बाउंड्रीज को चेंज किया। आपने चिनाब वैली, जहां पर पहले 6 सीटें थी, वहां पर 8 दे दी, और फिर कोशिश की जहां पर कम से कम 5 सीटों पर मुस्लिम मेजॉरिटी आती थी और रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। उसके बाद आपने ऐसे डिलिमिटेशन कराई जहां पर इस वक्त 5 जो है 8 में से वो हिंदू मेजॉरिटी में चली जाती है।
मतलब प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम सीटें कम हो रही है, हिंदू सीटें बढ़ रही है। तकलीफ उस बात की है, दर्द जो दर्द है वो बिल्कुल सामने। नीलोफर जी, मेरा पॉइंट है, आपने बोला बाकी किसी राज्य में नहीं हुआ ऐसे, किस और राज्य में धारा 370 थी। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद गौरव भाटिया आप ही से शुरू करूंगा, आप ही का रिएक्शन लूंगा इस पूरी खबर के ऊपर। आप देख रहे हैं आर पार। एफआईए ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हरियाणा के करनाल में मामूली विवाद पर बदमाशों ने 2 लड़कों की हत्या कर दी, जबकि एक तीसरा लड़का उनके हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर एक लड़के के घर पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगा। बताया गया कि यह पूरा विवाद सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डालने की वजह से शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम लोगों ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर दिया। सत्येंद्र जैन ने अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई दूसरी अदालत में शिफ्ट किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तेज रफ्तार कार पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कार में बैठे लोगों को मामूली चोटें आईं। सिख गुरु रामदास की जयंती पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक जर्जर मकान पर बुलडोजर चलाते वक्त दीवारों से कई चांदी के सिक्के मिले, जिसके बाद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई रोक दी। गुजरात दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और विपक्षी दलों पर हमला बोला। जे काम जयप्रकाश जी अधूरू मूकीने गया, ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत माटे थईने आपणे बीड़ू उठाव्યું છે। ईडी ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि पूछताछ के दौरान जांच में सहयोग न करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र सरकार पालघर में हुई 2 साधुओं की हत्या का मामला सीबीआई को सौंपने को तैयार हो गई। 2020 में भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में दोनों साधुओं को पीट कर मार डाला था। शिंदे फडणवीस सरकार सीबीआई को जांच के लिए निर्देश दे रहे हैं। मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना भी की। हरियाणा सरकार ने इस बार दिवाली पर प्रदेश में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की ही मंजूरी दी। पूरे प्रदेश में इस बार केवल ग्रीन पटाखे ही चलेंगे, अन्य पटाखे नहीं चलेंगे। ज्ञानवापी मामले में सर्वे में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला एक बार फिर टल गया। वाराणसी की अदालत में अब शुक्रवार को इस मुद्दे पर अगली सुनवाई होगी। बिहार के पूर्णिया में विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार के आरोप में एसपी के आवास समेत उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित ने देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की। जस्टिस यूयू ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 50 लो फ्लोर सीएनजी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2025 तक के अंत तक दिल्ली में टोटल 10,380 बसें हो जाएंगी। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। चुनाव आयोग ने शिवसेना के शिंदे गुट को 2 तलवारों और एक ढाल वाला चुनाव चिन्ह जारी कर दिया। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक मकान में गैस सिलेंडर में धमाका हो गया, जिसके बाद घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। सीबीआई ने यूपी के मेरठ में कैंट बोर्ड के दफ्तर में छापेमारी की और नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप में कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के कोटा में 9 महीने के एक बच्चे का अपहरण हो गया। इस मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिनी सौरव गांगुली के बाद बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन सकते हैं, जबकि जय शाह के एक बार फिर सचिव का पद संभालने की संभावना है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने फरार चल रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया।
उद्धव ठाकरे गुट को नया चुनाव चिन्ह मशाल मिलने के बाद कई कार्यकर्ता मशाल लेकर मातोश्री पहुंचे। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने अपने आवास से बाहर निकलकर उनका स्वागत किया। ठाकरे को विशाल हो, बिहार के छपरा में एक पुलिस की बस ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में उन तीनों की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अनुमान जताया कि 6% से ज्यादा के ग्रोथ रेट के साथ 2023 में भी भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाए गए कई मकानों को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि जिन मकानों को गिराया गया वो वन विभाग की जमीन पर बने थे। हरियाणा के हिसार में पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। काका को देखने के लिए बेकाबू भीड़ मंच के करीब पहुंच गई, जिसके बाद उनको काबू करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बिहार के खगड़िया में बागमती नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम शवों की तलाश में जुट गई। यूपी के महोबा में सड़कों पर पानी भरने की समस्या से परेशान होकर वहां रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी प्रोफेसर माइकल क्रैमर ने अपनी एक रिसर्च में भारत की जल जीवन मिशन योजना की तारीफ की। इस रिसर्च के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से हर साल 5 साल तक 1,36,000 बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत एक इलाके में छापेमारी की और एक हैंडपंप के नीचे से करीब 1500 लीटर जहरीली शराब को जब्त कर लिया। जियो ने दिल्ली में 5G सर्विस के ट्रायल में डाउनलोड की स्पीड 600 MBPS दर्ज की, जबकि देश भर में सर्विस की औसत स्पीड 500 MBPS रही। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल से चलने वाली कार को लॉन्च किया। इट इज गोइंग टू रिप्लेस पेट्रोल। महाराष्ट्र के चिपलून में कुएं में डूब रहे एक लड़के को गांव वालों ने रेस्क्यू कर बचा लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल फोन की चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक लड़के को पकड़ लिया और खंबे से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। भ्रष्टाचार के आरोप में पाकिस्तानी जांच एजेंसी FIA ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हरियाणा के करनाल में मामूली विवाद पर बदमाशों ने 2 लड़कों की हत्या कर दी, जबकि एक तीसरा लड़का उनके हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर एक लड़के के घर पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगा। बताया गया कि यह पूरा विवाद सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डालने की वजह से। इस समय की बड़ी खबर है, किरेन रिजिजू का जयराम रमेश को जवाब आया है कश्मीर के मामले पे। कश्मीर विलय में देरी की वजह पंडित नेहरू थे, ये कहा गया। महाराजा हरि सिंह ने किया था अनुरोध, ये कहा गया है, और जुलाई 1947 को ही किया था यह अनुरोध। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, नेहरू ने अनुरोध को अस्वीकार किया था। किरेन रिजिजू ने जयराम रमेश को जवाब दिया है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया था जिसमें किरेन रिजिजू का कहना है कि तथ्य गलत थे, भ्रामक है, और पंडित नेहरू ने विलय में देरी करी। अगर वो देरी ना होती तो जम्मू कश्मीर में आज इतनी बड़ी समस्या ना होती, ऐसा इतिहासकार भी मानते हैं। मैं सीधा रुख कर सकता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, अभी आपको पता लग गया समस्या क्या है? जो बात नीलोफर जी ने कही महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने बोला हिंदू आबादी में सीटें बढ़ रही हैं, मुस्लिम आबादी में कम हो रही हैं। देखिए, यही इनकी तकलीफ है, और संविधान जो है ये लोग पढ़ते नहीं हैं। दर्शकों को संविधान की समझ भी होनी चाहिए। मैं वही बात रख देता हूं। पहली बात, अनुच्छेद 19 मूल अधिकार है हर नागरिक का। अमीश जी, स्वतंत्रता देता है, अधिकार देता है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दूसरी बात, अनुच्छेद 370 का पहला शब्द था टेम्पररी, अस्थाई। चाचा नेहरू में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि घिसते घिसते घिस दें। तभी मैंने कहा श्री नरेंद्र मोदी जी आए और यही रुदाली गैंग आके छाती पीट के कहता था हटा के दिखाओ, हटा दिया। लेकिन अब तो ये बता रहे हैं ये छाती क्यों पीट रहे हैं। एक सेकंड, लेट मी गेट योर व्यू ऑन दिस। अब तो ये कह रहे हैं कि ये छाती क्यों पीट रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप हिंदू बहुल इलाकों में सीटें बढ़ा रहे हैं और मुस्लिम बहुल में कम हो रही हैं। समस्या है 2 लाइन के अंदर। नीलोफर जी ने समस्या बताई है अपनी।
अमीर जी बिल्कुल। देखिए और अगर इनके जैसे लोगों को दर्द होता है तो अच्छा है ये दर्द। मैं आपको बताऊं क्यों। आप ये बताइए, पीओके से विस्थापित लोग जो भारत में जम्मू कश्मीर में है, उनको दशकों तक वोटों का अधिकार नहीं दिया वोट करने जी का। जी जी जी। कश्मीरी पंडित प्रताड़ित, उनको वोट करने का अधिकार नहीं मिला। आज मिलने जा रहा है। मुझे जवाब दीजिए। क्या गलत है? और सुनिए, अभी बीच में अपनी बात में बोलिएगा। इनको चुप कराइए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। चुप कराइए, चिल्लाइए मत पहले। चुप करिए, चुप करिए पहले। आप संविधान का रिस्पेक्ट करती है? आप तो पढ़कर आए हैं ना। मैं बता रहा हूँ, पढ़कर आए हैं। मैंने क्यों कहा संविधान का आप हमें यहाँ पर लेक्चर देंगे? आप हमें लेक्चर देंगे उसका? अच्छा, आप मुझे बताइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आप मानते हैं कि नहीं मानते? अगर आप मानते हैं, उनकी जजमेंट्स में पढ़िए, संपर्क प्रकाश की जजमेंट पढ़िए, क्या लिखा है उसमें? शांत क्या कराइए लिखा है तो मैं बोलूं। सुनिए, हाँ बता दीजिए क्या लिखा है, ये भी बताइए दर्शकों को। कैसे? आप तो पढ़कर आते हैं ना, हम जैसे लोग तो पढ़कर नहीं आते। तो हमें पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। आप तो ज्ञान गुरु जवाब देंगी तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ज्ञान दे दीजिए। चिल्लाइए मत। एक तो सुनिए, बुरहान वानी को हीरो बता रहे थे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। कह रहे थे मस्जिद से आवाज आ रही है। बोलिए, चलिए, बुरहान वानी आतंकवादी है। चलिए, आपका ये नकाब हटाते हैं, जहरीला चेहरा दिखाते हैं जनता को। बोलिए, चलिए, बुरहान वानी आतंकवादी है। बोलो, बुरहान वानी आतंकवादी है। बोलो, क्यों? महीने की तनख्वाह बंद हो जाएगी पाकिस्तान वाली। ये परमानेंट हो गया है। इनको ये भी नहीं पता है अमीर जी। खिलाफ बोलते हैं। सुनिए, ये लोग दीमक की तरह है। फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे थे हम चीन की मदद लेंगे। किसको कहते हैं? फारूक अब्दुल्ला ने क्यों बोला हम चीन की मदद लेंगे? वोटर किसको कहते हैं? एक सेकंड जो है एक सेकंड देखिए नीलोफर, आप बीच में बोल रही हैं, मेरा निवेदन है। गौरव भाटिया, आप भी शांत हो जाइए। मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल के साथ जाना चाहता हूं, सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ काफी देर से अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। एक सेकंड गौरव, मैं आपको मौका दूंगा। गौरव, मैं आपको मौका दूंगा। माजिद हैदरी, एक बात बताइए। अभी आप कह रहे थे कि बाहर के लोग कैसे आ सकते हैं। एक बात बताइए, महबूबा मुफ्ती के पिताश्री जिनका स्वर्गवास हो गया, मुफ्ती मोहम्मद सईद 1989 में इलेक्शन कहां से लड़े थे? जानकारी है आपको? वेरी फॉट इलेक्शन। 1989 में इलेक्शन कहां से लड़े थे बताइए ना। जब मंत्री बने उसके बाद वो कहां से लड़े थे चुनाव? देखिए अमीश भाई, आप एक और चीज इतिहास की, मैं इतिहास की नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बड़ा बेसिक सवाल है। कहां से लड़े थे? कहां से लड़े थे? मेजॉरिटी में है। नहीं, कहां से लड़े थे चुनाव वो? देखिए इलेक्शन कहां से लड़े की बात नहीं है। बात यह है कि जम्मू कश्मीर वो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 1989 में इलेक्शन लड़े थे। आप इसीलिए बोलने में हिचकिचा रहे थे क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे थे। वो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लड़े थे। अगर वो वहां पर लड़ सकते हैं इलेक्शन, तो ये क्यों नहीं लड़ सकते? ये क्यों नहीं वोट डाल सकते? मुजफ्फरनगर का वोटर क्यों नहीं वोट डाल सकते जम्मू कश्मीर में? अब आप मेरा जवाब सुनने का बर्दाश्त रखिए। ठीक है। देखिए माशाल्लाह, हमारे देश में केवल एक जगह जम्मू कश्मीर जहां मुसलमान मेजॉरिटी में, और क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज लानी है, हिंदुत्व का एजेंडा है, तो आज मेरे डोगरा भाइयों को बलि चढ़ा दिया गया। उन डोगरा भाइयों को जिन्होंने धारा 370 का जनाजा निकलने पर तालियां बजाई थी, ढोल बजाए थे, मिठाइयां बांटी थी। अरे भाजपा ने आज साबित कर दिया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, और आज मेरे डोगरा भाई ठगे गए हैं। गौरव भाटिया ऐसा कर रहे हैं आप, इतना धोखा क्यों दे रहे हैं? ठीक है, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई फॉर 40 सेकंड्स। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई, देन आई विल गो टू रिजवान अहमद। गौरव जी, देखिए ऐसा है, मैं समझता हूं मेरी शान के खिलाफ होगा ऐसे व्यक्ति की बात का उत्तर देना जो कहता है तालिबानी स्वतंत्रता शान के खिलाफ। और ये माजिद हैदरी जो यहाँ बैठा है, चुप कर, चाहने वाले, चुप कर, बिल्कुल चुप, शान, वाह, बिल्कुल चुप, इनको चुप कराइए। माजिद हैदरी अपने टाइम पे बोलिए। आप तो उड़ के पाकिस्तान में गिरेंगे। माजिद हैदरी शांत 40 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा प्लीज। नहीं, ये क्या बात है उड़ के? मैंने माजिद हैदरी से केवल एक बात कही। मैं अभी भी अपना समय भी तुम्हें दे दूंगा भाड़े के टट्टू, लेकिन ये बताओ कि बुरहान वानी आतंकवादी है या नहीं है? बोल, बस इतना बोल।
बोल। देखें, चल मैंने बता आपसे सबको। आप करके बात की, बोल नहीं कहा, तू नहीं कहा, तुम नहीं कहा, फेंकूंगा, ठोकूंगा, आप ऐसी करके बात करो नहीं। या आपकी तुम तमीज करके से बात करो। कीजिए। अगर आप भारत नेशनल के मंच लिए पे तमीज अच्छी से बात भाषा नहीं का कर इस्तेमाल सकते करो। तो आपकी कोई पार्टी भारी की नहीं है रिफ्लेक्शन भारत दिखती है में, इसमें। समझ गए? आपकी बदतमीजी चपड़ में आपकी गंजू। आप अकेले इमरान व्यक्ति खान नहीं की है, आप टट्टू। पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारत में बदतमीजी कोई मत भारी कीजिए, नहीं है। पहले तमीज सीखिए। भारत औरत को भी में बदतमीज कोई बोल रहे भारी थे, नहीं तमीज है। नहीं आपको बात करने समझ की। लो। आप कान यहाँ पे खुलवा सड़क का लो। गुंडा नहीं है, आप पार्टी के बुरहान प्रवक्ता वानी के हैं। आशिक, चुप कर। आप समझते हैं आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुन लीजिए, आपको यहाँ किसी सड़क के आप कुत्ते को नहीं बुलाते समझिए, मंच पे। भारत पार्टी के में प्रवक्ता हैं, कोई तमीज से व्यक्ति बात बाहरी कीजिए। नहीं है। अगर तमीज नहीं है तो कश्मीर दफाओ हमारे जाइए। भारत का अभिन्न अंग है। हर भारत को आपसे ये आप करके अधिकार बात है करते वो हैं, आप तुम तो कश्मीर बदतमीजी जाए, पे उतर आते वोट हैं। डाले, और ये हक है। आपकी अगर एक परवरिश साल पता से चलती है ज्यादा आपकी वो वहाँ बदतमीजी है, से। वोट डालेगा तो मिर्ची तुम्हें क्यों लगी? मिर्ची तुम्हें क्यों लगी? पाकिस्तान के दलाल हो। देखिए, क्यों मैं लगी आपसे मिर्ची? आप बताओ। करके बात कर रहा हूँ, आप वहां तुम और पे तुम लोग करते हैं, अगर आप हैं, इतनी बदतमीजी एक पे साल उतरते से हैं। ज्यादा से आपकी है, पार्टी वो की वोट शक्ल डालेंगे, दिखती है, तुम्हें इसमें आपकी डर लगता गुंडागर्दी है? में। जी अब Representation देखिए, of अब people ceasefire act करिए है, थोड़ी देर के तुम लिए। तू कहना बंद करो। आप पाकिस्तान पहले का तमीज की संविधान बात पढ़ कीजिए, रहे हो। तो मैं एक आपकी सेकंड बात करूंगा। लेकिन ऑल ऑडियोज माजिद हैदरी, मैं आपसे 10 सेकंड एक सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद 1989 में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं, तो मुजफ्फरनगर का वोटर वोट क्यों नहीं डाल सकता? और आपको क्यों लग रहा है वो हिंदू ही होगा, वो मुसलमान भी हो अभीश सकता है, भाई, वो सिख भी आप हो इस सकता है, मंच पे वो ईसाई एंकर भी हो हैं। सकता है। आप इस मंच पे एंकर हैं। आप इस मंच पे एंकर हैं। मैं भाजपा के प्रवक्ता से आप करके बात कर रहा हूं। एक सेकंड ना, आप और तुम पे मैं उलझाना भी नहीं चाहता, उलझना भी नहीं चाहता। देखिए, ये तो कोई गुंडागर्दी अब किसी को कोई तुम बोले, कोई किसी को आप बोले, किसी को तुम बोले, इसकी अब मैं अब ये नहीं बता सकता कि आप बोलिए तुम बोलिए। आप दोनों हम उम्र हैं, आप दोनों हम उम्र हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों अपना वक्तव्य संभाल के दे सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल, देखिए माजिद हैदरी, गौरव भाटिया से आपको इतना प्रेम क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बार बार गौरव भाटिया के प्रति आपका प्रेम पूरा निकल रहा है। मेरा निवेदन ये है कि गौरव भाटिया के साथ थोड़ी अपनी आशिकी बंद करिए, माजरत के साथ आपको मैं बोल रहा हूं, और थोड़ी देर के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद के सवाल पर डब्बा गोल क्यों हो रहा है। मैं तो बड़ा ओके गौरव जी, कुछ इतिहास को भाड़ में जाने दीजिए। आज की बात कीजिए, कल की बात कीजिए। गौरव लाइटर नोट आई एम टेलिंग क्या आप उन्हें जम्मू से भी निकालेंगे? भैया भगवान अपने पास बुला ले। इतिहास में पीछे पड़ गए। इनकी मोहब्बत हमें नहीं चाहिए। ये बुरहान वानी को मोहब्बत करते हैं। तो मेरी बाबरी मस्जिद कहाँ गई मुझे बताओ। इतिहास की बात करोगे ना, मुझे बताओ मेरी बाबरी मस्जिद कहाँ गई। एक सेकंड मैं ये कहना चाहता हूं, रुडाली गैंग को मेरा एक बड़ा मतलब प्रेम भरा संदेश भी है, एक मैसेज भी है। क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हो, अपनी सेहत खराब कर रहे हो? कभी बोलते हो बाबरी मस्जिद थी वहां पर, खत्म समाप्त हो गई। अब वहां भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है। 370 था, अब 370 समाप्त हो गया है। उस पर रोना पीटना, मतलब उस पर अपना ब्लड प्रेशर हाई करना बंद करिए। वो सब कुछ होता था, वो सब कुछ होता था जैसे मुगल सल्तनत होती थी आपके लिए, वैसे ये सब चीजें थी। अब ये समाप्त हो चुकी है, इसलिए अपना बीपी वगैरह इसमें नॉर्मल रखिए। लेकिन मुजफ्फरनगर से जब मुफ्ती मोहम्मद सईद रिजवान अहमद चुनाव लड़ सकते हैं, तो मुजफ्फरनगर का हिंदू सिख ईसाई या मुसलमान जम्मू कश्मीर में वोट क्यों नहीं डाल सकता जब वो वहां पर काम करता है? पॉइंट ये है। और कैसे प्री नोशनल है ये सब लोग मुसलमान ही होंगे, ये सब लोग। देखिए अमीश भाई, एक सेकंड शांत, माजिद हैदरी ऑडियो डाउन करिए। माजिद हैदरी का आप अब अनरीजनेबल कर रहे हैं माजिद हैदरी, आप रिजवान अहमद। अमीश भाई, अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर में आ नहीं सकता वोट डालने के लिए, तो यह बात तब अच्छी लगती, मान लिया एक मिनट के लिए अच्छी लगती फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, जब तुम अपने कश्मीर में, जो तुम्हारे कश्मीर में वोट डालते थे, उन्हें 1990 में कश्मीर से बाहर जाने ना देते, तब तुमने उनको जाने दिया। आज तुम आने वालों पे एतराज कर रहे हो। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मैथमेटिक्स है, बैंक का ब्याज है। तुमने 4 लाख भगाए थे, अब हम 25 लाख भेजेंगे। इसी तरह जब तुम 4 मारोगे तो हम 25 मारेंगे। तुमको यह पता नहीं था कि जो तुम 4 लाख भगा रहे हो, तुम क्या सोच रहे थे ये भारत हमेशा के लिए भूल जाएगा? मानो या ना मानो,
ये उसी दौर का हिसाब है, उसी दौर का कर्मा है और उसी दौर की ये नीति है और ये इंसाफ है जो आज आप लोगों के साथ हो रहा है। अमीश भाई, नेहरू ने, शेख ने अकॉर्ड करके पहले चुनाव में बेईमानी करी, राजीव ने, फारूक ने 1987 में बेईमानी करी। इन दोनों ने मिलकर एनसीपी और कांग्रेस ने कश्मीर के लोकतंत्र को लूटा और पीडीपी के अलगाववाद ने कश्मीरियत को लूटा, वहां के समाज को लूटा और वहां पे हिंदुओं को भगवाया। वो जो हिंदू गए हैं, मैं ब्याज के 30 साल बाद वापस आ रहे हैं और इसलिए तुम लोग फड़फड़ा रहे हो। तुम सोच रहे थे कि कश्मीर में अब कभी घंटा नहीं बजेगा, कश्मीर में घंटा भी बजेगा और कश्मीर का एक दिन मुख्यमंत्री भी हिंदू बनेगा। अरे रिजवान भाई, कभी तो मुसलमानों की बात कीजिए। हर वक्त भागवा 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 इस्लाम इधर फैलाते, कभी मुसलमानों के हक की बात कीजिए। एक मंच पे कभी लोकतंत्र की बात करोगे, कभी मुसलमान की करने लगोगे, कभी भारत की करोगे, कभी पाकिस्तान की करोगे। बात नहीं करते यार तुम एक बात तय कर लो, तुम किसकी बात करना चाहते हो? तुम तय कर लो ना माजिद। अरे माजिद, तुम तय कर लो, तुम किसकी बात करना चाहते हो? मुसलमान की चाहते हो, भारत की चाहते हो, पाकिस्तान की चाहते हो, चाहते किसकी हो तुम यार? क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं। अरे हम माइनॉरिटी हैं, पहले माइनॉरिटीज की। कश्मीर में तुम माइनॉरिटी हो, कश्मीर में तुम माइनॉरिटी हो। तुमने जब कश्मीरी हिंदुओं को मार के भगाया था, जब तुम माइनॉरिटी थे क्या? तुम्हें आज हो क्या गया है? नशा करके आए हो क्या? मारा ना, हमने मारा ना भगाया। भाजपा को बोले ना प्रोब करें, भाजपा को बोलिए प्रोब करो, किसने मारा किसने भगाया। उस पर तो भाजपा कुछ नहीं करी। मेरे पंडित भाइयों को वापस नहीं ला रही, डोगरा भाइयों का अधिकार छीन रही है। अरे इस जम्मू कश्मीर में अब हिंदू नहीं रहेगा, कश्मीर में पंडित नहीं रहेगा, जम्मू में डोगरा नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? ये कौन सा हिंदुत्व है? ये कौन सी सियासत है भाजपा की? जवाब दीजिए। 2 सेकंड पहले बोल रहे थे मैं मुसलमानों की बात करूंगा, अभी 2 सेकंड पहले तुमने बोला मैं मुसलमानों की बात करूंगा और 2 सेकंड बाद तुम डोगरा की और कश्मीरी पंडितों की बात करने लगे। अरे तुम यार आदमी हो या थाली पे रखा हुआ बैगन हो? आप देखिए, आप गाली गलौज के बगैर आप तर्क पे तो बात कर नहीं पाते ना। आपसे मैंने सवाल पूछा, कहावत है, गाली गलौज छोड़िए यार। थाली में रखा बैगन एक मुहावरा है। कैसे रहेगा? थाली का बैंगन एक मुहावरा है, जो इधर लुढ़कता है उधर लुढ़कता है। वो गाली नहीं है थाली का बैंगन। वो तो मुझे बगला भगत दिख रहा है। मुझे बगला भगत तो मेरे सामने बैठ के मुझे ये समझा रहा है कि थाली का बैंगन क्या होता है। वो तो मैं समझता हूं। तो समझते हैं, फिर आप गाली क्यों मान रहे हो उसको? और अब आप थाली के बैंगन होंगे भी नहीं, जैसा रिजवान अहमद कह रहे हैं। अमीश भाई, आप एक पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कश्मीर में पंडित नहीं रहेगा, जम्मू में डोगरा नहीं रहेगा, तो ये कौन सा हिंदुत्व है? कश्मीर में सब रहेंगे। कश्मीर में माजिद हैदरी भी रहेगा, रविंद्र शर्मा जी भी रहेंगे, शेख नासिर भी रहेंगे, माजिद और नीलोफर मसूद भी रहेगा। सिर्फ अलगाववाद नहीं रहेगा। खत्म बात हो गई। किसने बोला कोई नहीं रहेगा? मैंने बड़ा बेसिक सवाल पूछा। मैं नीलोफर से पूछ लेता हूं सवाल। नीलोफर जी, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जी 1989 में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश का बाशिंदा, मुजफ्फरनगर का बाशिंदा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी जाकर वोट क्यों नहीं डाल सकता? अगर वो वहां पे कर्म करता है, वहां पे काम करता है जम्मू कश्मीर में, क्यों नहीं कर सकता? जी बैठे हुए, रिजवान जी बैठे हुए, उनसे पूछ लीजिए जेन्युइन वोटर्स किसको कहते हैं? कौन है जेन्युइन वोटर? आप तो वोटरों को हिंदू मुसलमान में बांट रही है। आपने बोला वो हिंदू इलाका या मुसलमान इलाका। बिजनेस जितने भी आपके यहाँ पर महकमे हैं, चाहे वो बिजनेस के हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, आप तो लोगों को इंपोर्ट करते करते ऊपर उनको वहां पर ला रहे हैं, ताकि एक सेट कॉन्स्पिरेसी के तहत लोगों को आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स में एडजस्ट करके उनको वोटिंग राइट्स देते। जब सीए एक्ट आया उस वक्त आपने क्या देखा? डॉक्यूमेंट्स देखे। आज क्यों नहीं आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप पेपर दिखवाने की बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता एक्सपो से। आज आपको लगता है पेपर चाहे देखने चाहिए। गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं? गौरव ओके, नीलोफर हियर गौरव आउट, हियर गौरव भाटिया आउट। गौरव भाटिया पेपर दिखाना चाहते हैं, ये पेपर देखना भी चाहते हैं, बोलिए। कमाल की बात हो गई अमीश जी, आपने नब्ज पकड़ ली। इस डिबेट में 2 बार कहा गया ये लोग डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं, और कौन लोग कह रहे हैं?
जो घुसपैठियों के लिए कह रहे थे कि रोहिंग्या कागज नहीं दिखाएंगे। डॉक्यूमेंट नहीं रखते। शांत कराइए। मैंने ये कहा जब शांत एक्ट आया उस वक्त आपने स्ट्रेस किया। अभी ये गलत बात है, आप मतलब महिला हैं, ऐसे बार बार बीच में बोलेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। वो सिंपल एक वेरिफिकेशन पर उसका आप वोटर रजिस्टर करते हैं। एक सेकंड नीलोफर आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। आप गौरव भाटिया 40 सेकंड बोल ले, फिर आप रखिएगा। शांत ऑडियो डाउन। गौरव भाटिया 30 सेकंड। गौरव भाटिया 40 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। धन्यवाद, थैंक यू। दूसरी बात, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, नीलोफर ने कहा अपनी संकुचित सोच दिखाते हुए कि इंपोर्ट किया जा रहा है। इंपोर्ट तो उसको करेंगे जो बाहरी होगा। एक भारतीय भारत के अंदर रह के इंपोर्ट कैसे किया जा सकता है अमीर जी? अगर वो किसी भी जगह जाए भारत में जहां उसे जाने का अधिकार है, तो वो वहां का 1 साल बाद वोटर बन रहा है। इनका डर क्या है? देखिए, विरोधाभास। माजिद हैदरी ने पहले तर्क दिया तो उन्होंने कहा कश्मीर जो है मुस्लिम बहुसंख्यक है, और जब उस तर्क में हार गए तो बाद में आते आते वो मुस्लिम माइनॉरिटी हो गए। उनको खुद नहीं पता कि वो बहुसंख्यक है कि माइनॉरिटी है। लेकिन एक बात पक्की है, अमित शाह जी। नीलोफर जी शांत, चिल्लाइए बात। नीलोफर आप बीच में बोल रही हैं। देखिए गौरव से 3 लोगों ने सवाल करा, उनका जवाब जरूरी है। अब 10 सेकंड और फिर आप बोलिएगा। रविंद्र शर्मा भी इंतजार कर रहे हैं। गौरव भाटिया। अमीर जी, बस मैं एक मोटी बात कहूंगा। देश बदल रहा है, और क्यों बदल रहा है मैं बताता हूं। 35 साल बाद देश के गृह मंत्री ने बारामूला में सभा की, भारी भीड़ आई, तिरंगा। शांत हमने क्या देखा? तो कौन मना कर रहा है नीलोफर? नीलोफर जी कौन मना कर रहा है? किसकी ऐसी हिम्मत जो बोले जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? आप कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर में भारत के किसी और इलाके से, चेन्नई से, बेंगलोर से, मुंबई से कोई वोट नहीं लाके डाल सकता अगर वो वहां पे काम नहीं कर रहा है। देखिए, ये जो समस्या है ये कुछ और है। ये दर्द कोई और पुराना है जिसको निकाला किसी और फॉर्म में जा रहा है। आपने तो अभी कहा, आपने तो एक्सेप्ट किया कि 25 लाख को ले आए। नीलोफर आपका अब ओके। रविंद्र शर्मा, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी हो गई है इस पूरे मामले में, जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ में हाथ मिला रही है या आवाज में आवाज मिला रही है? 20 सेकंड रविंद्र शर्मा जी। मुझे पहले तो ये बताना है बुरहान वानी कौन है, कि जब डॉक्टर निर्मल सिंह बीजेपी के उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा हमें पता होता तो बुरहान वानी तो हम ये इनकाउंटर ना करते, हमसे हादसा हो गया। गौरव भाटिया जी को बताइए। दूसरा, आपने सवाल पूछा पार्लियामेंट का इलेक्शन कोई भी नागरिक देश के किसी कोने में लड़ सकता है, उसके लिए कानून अलग है। 2 बातें। तीसरी बात कि जम्मू के डोगरा, जम्मू का तमाम पार्टी मार्क्सवादी बीजेपी इस चीज का विरोध कर रही हैं। आप सिर्फ कश्मीर और मुसलमान क्यों करते हो? जम्मू के तमाम आपके सामने कर रहे हैं। ओके गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया 20 सेकंड्स। गौरव भाटिया रिप्लाई, अ क्विक रिप्लाई, रिबटल। क्या ये बात गलत है? ओके यू शर्मा जी, यू मेड योर पॉइंट। 20 सेकंड। गौरव जी, क्या कहा था आपके उप मुख्यमंत्री ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने? अच्छा होल्ड ऑन ऑडियो डाउन। गौरव भाटिया जी, महबूबा मुफ्ती ने कहा, अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो सलीके से तो बोलिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कश्मीर को नया हीरो मिल गया। पीडीपी महबूबा मुफ्ती हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था आतंकवादी। बीच में मत बोलिए। चीफ मिनिस्टर आपके थे, उसको क्यों नहीं निकाला? आप चाहते हैं आपको इज्जत मिले तो बीच में मत बोलिए। महबूबा मुफ्ती जी बोली थी, आपकी सरकार थी, और आपके उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसा हो गया, हमसे गलती हो गई, दिहाड़ी वाले लोग आप इनको क्यों पूछते? मुझे पूछिए। ये वरिष्ठ नेता है जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के। आपकी अप्रोच क्या रही? एक सेकंड रविंद्र शर्मा जी, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। एक सेकंड अपनी टर्न पे बोलिएगा। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स। गौरव भाटिया क्विकली मेक योर पॉइंट। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, ये सब रोए थे बुरहान वानी के लिए, और मुझे गर्व होता है कि अमित शाह जी गए थे। अभी जिसने शहादत दी हमारे लिए, 1200 फीट की ऊंचाई पर जाके उन्होंने उसको श्रद्धांजलि दी। ये देश बदल रहा है। फिर बेवकूफ बनाया। ये क्या कहा अभी जी, सॉरी, ये क्यों बोल रही है बीच में लेडी? मुझे नहीं पता है। चीन से मदद लेने वाली लेडी, आपको चीन जाना है? उगर मुस्लिम का हाल देखा है वहां? क्यों बीच में बोल रही है? शर्म नहीं आती आपको?
मुझे गर्व होता है अमीश जी जब मैं देखता हूं कि 1,62,00,000 सैलानी ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं। ये 75 साल में अपने आप में कीर्तिमान है। अमित शाह जी वहां जाते हैं और अब आतंकवादी डरे हुए हैं। जब आतंकवादी डरने लगे और नागरिक सुरक्षित हो जाए तो ये हमारे देश के लिए भी अच्छा है। भी मारे जा रहे हैं तो उन पर तो चिंता आपको करनी पड़ेगी। नीलोफर 20 सेकंड्स, नीलोफर 20 सेकंड्स। वो भी खत्म होगा, वो भी खत्म होगा। एक एक नागरिक की जान की कीमत है, वो भी खत्म होगा। शुरुआत हो चुकी है। देखिए जब भी इलेक्शंस हो जाते हैं राइट टू फ्रेंचाइज जो यहाँ के नागरिकों को मिला है, दे विल कम आउट इन बल्क। जो इनके ये असर्शंस है, जो ये मैथमेटिक्स कभी +6 -1 ये करते रहते हैं, ये इंशाल्लाह उसमें फेल हो जाएंगे। यहाँ के लोग जानते हैं इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली 5 अगस्त 2019 को क्या किया है। ये इनकी इनसिक्योरिटीज है जो ये जेन्युइन वोटर्स को डिसएम्पावर करके यहाँ के टेम्परेरी वोटर्स को लाकर एम्पावर करना चाहते हैं। नहीं, टेम्परेरी वोटर है, वोटर तो है ही ना वो को हीरो बता रहे हैं। जी एक सेकंड, रिजवान प्रॉब्लम इज द वोटर और प्रॉब्लम इज द कम्युनिटी। इन्होंने ग्राउंड में यहाँ कुछ नहीं किया। एक सेकंड, होल्ड ऑन कोई नया कश्मीर एक सेकंड ओके रुकिए। रिजवान अहमद, नीलोफर शांत होना पड़ेगा आपको, ऑडियो डाउन करिए। प्रॉब्लम अमीश भाई, प्रॉब्लम है जो एक झूठा, एक मखौटा डेमोक्रेसी के नाम पर 70 साल से कश्मीर में चल रहा था, वो धीरे धीरे उखड़ रहा है। एक बात पूछता हूं आपसे अमीश भाई, या जो ये बैठे आप इनसे पूछ लीजिए, सारी समस्या 370 हटने के बाद की है ना? सारी समस्या का जड़ वही है ना? चलो मान लेते हैं। अच्छा तुम ये बता दो 370 से पहले आप खुश थे? 370 से पहले आप क्या कर रहे थे? 370 से पहले आप भारत जिंदाबाद कर रहे थे? 370 से पहले आप टूरिस्ट का स्वागत कर रहे थे? क्या कर रहे थे? पत्थर चला रहे थे, पत्थर इंकाउंटर नहीं होने देते थे। तो आप तो 370 से पहले भी परेशान थे। नीलोफर जी लगातार बोलिए, नीलोफर 30 सेकंड। परेशान हो आते थे, हम यहाँ रुके, हमने सामना किया, हमने हर किसी का सामना किया, हमने अपनी जमीन को यहाँ छोड़ा नहीं, हम भागे नहीं, हम भगोड़े नहीं हुए। तो आप आते थे वहां से। आप किसको भगोड़े बोल रही हैं? भगोड़े नहीं हुए। अरे मुझे बताइए अच्छा, ना। भगोड़े नहीं हुए, भगोड़े। अरे छोड़ दीजिए ना, सुनिए अगर सुनिए, अगर मस्जिदों से ये ऐलान होता, अगर मस्जिदों से ये ऐलान होता, पर सुनना पड़ेगा, आपने बड़ी बात बोली है। तुम कश्मीर छोड़ दो और अपनी औरतों को पीछे छोड़ दो हमारे लिए, तब मैं पूछता आप में कितनी हिम्मत थी और आप भगोड़ी थी या नहीं थी? एक आदमी को घेर के 4 लाख हिंदुओं को टॉर्चर किया और उनको तुम भगोड़ा बोल रही हो? वाकई गौरव भाटिया सही कह रहा था, बहुत बदतमीज औरत हो तुम, बहुत बदतमीज औरत हो तुम, बहुत बदतमीज औरत हो। हमने हमेशा कहा वो भगोड़े जिन कश्मीरी हिंदुओं को मार मार के भगाया, वो भगोड़े तुम्हारे बलात्कार के लिए कोई आता तब पता चलता भगोड़ा कौन होता है। 70 था, बोल दीजिए। आप ये कहते हैं कि वो लोग जो 1990 में भाग गए यहाँ से, जो औरतें, हिंदू औरतें कश्मीर छोड़ के भागी थी, वो भगोड़ी थी, हमारे भाई थे। वो भगोड़ी थी। 2014 तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है बिल्कुल। के बाद आपने क्या किया? देखिए नीलोफर बीइंग अ लेडी, बीइंग अ फीमेल, आप मुझे बताइए गिरजा टिक्कू के साथ जो हुआ, आर्य के साथ बीच में से कटवा दिया गया, गिरजा टिक्कू का परिवार क्या भगोड़ा था? किन लोगों ने बुलाया? इंजीनियर गंजू को उसके पड़ोसी ने बताया वो ड्रम में छुपा हुआ है, उसको गोलियां चला के भून दिया गया। आज भी उसका परिवार भारत से दूर अमेरिका में रहता है। जब उन्होंने कश्मीर फाइल्स देखी तो उनके आंसू रुके नहीं। वो भगोड़े थे, वो सब भाग के चले गए थे। आप बताइए, जब मस्जिदों से ये आह्वान हो रहा था कि हमें कश्मीर चाहिए हिंदुओं के बिना लेकिन हिंदू औरतों के साथ, वो भगोड़े थे। कौन भगोड़ा था? ये वक्त ने बता दिया है। किसने गद्दारी करी उस समय देश के साथ, ये वक्त ने बता दिया है। और मैं फिर कहता हूं, किसी को भगोड़ा कहने से पहले लाख बार सोचना होगा। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो सदी का सबसे बड़ा नरसंहार था।
इसको कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं है, और अगर कोई भगोड़ा कहता है तो उस नरसंहार को इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती कुछ। इट वॉज अ ethnic cleansing of Kashmiri Pandits, Kashmiri Hindus, और उसको भगोड़ा कहा जा रहा है। When I say this, my heart pains, मेरा दिल दर्द में है जब आज मैं ये बात कह रहा हूं, और आपका भी होगा व्यूअर्स। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आज का निष्कर्ष मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद चुनाव लड़ सकते हैं 1989 में, 1979 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, तो मुजफ्फरनगर के बाशिंदों को भी अधिकार है, अगर वो काम करते हैं जम्मू कश्मीर में, वहां पर वो वोट डालें, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। जब मुंबई के नागरिक को अधिकार है दिल्ली में वोट डालने का, दिल्ली के नागरिक को अधिकार है कि वो वोट डाल सके उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर वो काम करता है, उसका वोटर आईडी कार्ड वहां का है। तो फिलहाल आर पार को ही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। भारत एक था, है और रहेगा।